बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चैप्टर नंबर 13 और टाइटल है वेक्टर फंक्शंस। सेक्शन 13.1 में हम देखेंगे कि वेक्टर फंक्शन क्या हैं और स्पेस कर्व्स का जो है वो क्या मीनिंग है। वेक्टर फंक्शन, वेक्टर लफ्ज़ से आप फेमिलियर हैं और फंक्शंस के साथ भी आप फेमिलियर हैं। तो वेक्टर फंक्शन ये दो मिल के जो है ये इन्होंने किस चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे, ये हमने अब देखना है कि जो वेक्टर फंक्शन है वो क्या है। तो पहले सेंटेंस में हम बता रहे हैं कि जो फंक्शन है वो क्या है। फंक्शन की डेफिनेशन बता रहे हैं। इन जनरल अ फंक्शन इज़ अ रूल दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट इन द डोमेन एन एलिमेंट इन द रेंज। यानी ये जो डेफिनेशन आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है मैट्रिक में, एफएससी में और कैलकुलस 1 में, वो यहाँ पे रिपीट की है। अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन और अ वेक्टर फंक्शन ये क्या चीज़ है? is simply a function whose domain is a set of real number and whose range is set of vectors. इनपुट रियल नंबर्स हैं और आउटपुट क्या है, वो वेक्टर्स हैं। We are most interested in vector functions are whose values are three-dimensional vectors. This means that for every number t in the domain of R, there is a unique vector in V3 denoted by RT if f of t, g of t and h of t are the components of the vector RT. Then f, g and h are real valued functions called the component functions of R and we can write. तो देखें, ये जो आर ऑफ टी है इसको उसने कहा है कि ये वेक्टर फंक्शन है और ये क्या होगा, इनपुट इसका रियल नंबर होगा। ये देखें टी के ऊपर डिपेंडेंट है, टी इसका इनपुट है और ये सेट ऑफ रियल नंबर से जो है ये आएगा, यानी जो भी इनपुट आएगी वो सेट ऑफ रियल नंबर से आएगी। और इसकी जो आउटपुट होगी वो क्या है, दैट इज़ अ वेक्टर। ये वेक्टर की नोटेशन है। या हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। तो ये वेक्टर्स की नोटेशन है और इसका जो एक्स कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल उसका नाम एफ ऑफ टी रख दिया है, वाई कंपोनेंट जी ऑफ टी रख दिया है और जी कंपोनेंट का नाम एच ऑफ टी रख दिया है। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई जे और के यूनिट वेक्टर्स के साथ लगा दिए हैं। तो ये जो है ये वेक्टर जो है इस वक्त आपके सामने आउटपुट है, टी यानी रियल नंबर इनपुट है और वेक्टर जो है वो ये आपके पास आउटपुट है। तो फिर क्या बना वेक्टर फंक्शन? वेक्टर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी इनपुट रियल नंबर्स हैं और आउटपुट वेक्टर्स हैं। बस बाकी इसमें जो जो भी आगे चीज़ें आएंगी इसमें वो आप लोग जो उनमें से ज़्यादातर चीज़ें हैं वो ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए मैं वो ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन ये थोड़ा बहुत हम देखते जाते हैं साथ साथ। एग्जांपल नंबर 1 क्या है कि ये आपके पास आर ऑफ टी है, देन द कंपोनेंट, अब इसके जो पहला कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट है, तीसरा कंपोनेंट है, लिख दिए। अब उसके बाद वो इसकी डोमेन देखना चाह रहा है कि इसकी डोमेन क्या है। तो डोमेन जाहिर है वो है जिस वो सेट है, यानी जाहिर है डोमेन चूँकि हम कह रहे हैं कि रियल नंबर्स इनपुट जो है वो रियल नंबर से आएगी, तो कौन से रियल नंबर जो है वो इस वेक्टर की डोमेन होंगे। तो पहले हम इसको अलग अलग जो है वो देख लेंगे, इनकी डोमेन फाइंड कर लेंगे तीनों की अलग अलग, यानी एफ ऑफ टी की भी, जी ऑफ टी की भी, और फिर इनकी जो कॉमन पॉइंट्स होंगे वो हमारी डोमेन बन जाएगी। यानी इसको देख ले बाय आवर यूजुअल। अब देखें, इसको पढ़ने की बजाय मैं समझा देता हूँ कि ये जो टी क्यूब है आपको पता है कि इसकी डोमेन जो है वो सारे रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर जो है वो दिया जा सकता है। अच्छा, अब ये वाला जो है एच ऑफ टी, इसमें सिर्फ नॉन नेगेटिव जो रियल नंबर हैं वो इनपुट के तौर पे आ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं सिर्फ इन दो के हवाले से बात करूं
तो ज़ीरो सॉरी नेगेटिव नंबर इधर तो अलाउ हैं एफ ऑफ टी में, लेकिन इधर अलाउ नहीं है। तो ओवरऑल जब हम कंबाइन बात करेंगे तो हम कहेंगे कि नेगेटिव नंबर नहीं लेने हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर लेने से ये स्क्वायर रूट वाला चूँकि एवोल्यूट नहीं होगा, वेक्टर बनेगा ही नहीं। ठीक है। इसी तरह से आगे है लॉग ऑफ 3 - टी। तो आपको पता है कि लॉग की जो डोमेन है वो होती है ज़ीरो से और प्लस इन्फिनिटी, यानी ज़ीरो के ऊपर भी लॉग फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं होता और नेगेटिव नंबर्स के ऊपर भी नहीं होता। तो फिर इसका ये मतलब है कि जब log 3 - टी है, जो मैंने पहले डोमेन लिखा है ये log ऑफ टी के लिए लिखा था 3 - टी, तो t इज इक्वल टू 3 जो है अगर आप इसमें रखें तो ये ज़ीरो होता है, और 3 से छोटे नंबर लिख लेने से यानी कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो 3 - टी है ये पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे आप नीचे देखें ये लिखा हुआ भी है कि 3 - टी जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि टी शुड बी लेस देन 3। तो अब आप ओवरऑल जो इस की डोमेन बनाएंगे, इसमें वो नंबर आप चूज़ करेंगे जो कि तीनों के लिए अलाउ हों। तो फिर इसमें वो क्या बता रहे थे, एक्सप्रेशन टी क्यूब log ऑफ 3 - टी एंड टी आर ऑल डिफाइंड व्हेन 3 - टी इज पॉजिटिव एंड टी इज नॉन नेगेटिव, यानी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। देयरफॉर द डोमेन ऑफ आर इज द इंटरवल, ये वाला 0 वो 3, 0 वाली साइड से क्लोज है और 3 वाली साइड से ये ओपन है। तो इस इंटरवल में ये फंक्शन डिफाइन है। तो बाकी आप इस इंटरवल में से, इस इंटरवल के अलावा कोई और नंबर लेंगे तो फिर इनमें से कोई ना कोई एक जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ओवरऑल फंक्शन भी डिफाइंड नहीं होगा। आगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी है, तो आप कैलकुलस 1 से हम पढ़ चुके हैं लिमिट क्या है, कंटिन्यूटी क्या है। तो जो डेफिनेशन वही है वही यहाँ पे होगी। सिर्फ फ़र्क ये है कि जब आप वेक्टर फंक्शन की लिमिट लेंगे तो फिर आप इनके जो है वो कंपोनेंट्स की अलग अलग लिमिट फाइंड करेंगे। तो ये डेफिनेशन उसने बता दिया कि वेक्टर फंक्शन की जो लिमिट है वो कैसे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे वो फाइंड करवा रहा है आपसे कि इस की जो है वो लिमिट फाइंड करें। तो बस लिमिट फाइंड कर दी है कि इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट क्या होगी। ये साइन टी ओवर टी ये 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे टी अप्रोचेस टू 0 तो ये 0 हो जाएगा, टी अप्रोचेस टू 0 ये 1 + टी क्यूब है, ये जो भी बचेगा ये कैलकुलेशन से आ जाएगा। उसके बाद ये आपको पता है कि कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती थी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट दे मस्ट बी इक्वल। तो ये आप रिकॉल कर सकते हैं कैलकुलस 1 से। उसके बाद है स्पेस कर्व्स। देखें जब आप ड्रा करते हैं 2 डायमेंशनल फंक्शन को, यानी एक्स आपके पास इनपुट है, वाई आउटपुट है। फॉर एग्जांपल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को आप प्लॉट करें तो आपके पास ये पैराबोला बनता है। तो ये आपके पास कर्व है। अब ये जो वेक्टर फंक्शन है इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ वो ये कहता है कि दैट विल बी अ सम कर्व इन स्पेस, और वो फॉर एग्जांपल इस टाइप की भी हो सकती है। ये जो आपको सी कर्व रेड जो है ये नज़र आ रही है ये जाती हुई, तो वो इस तरह की हो सकती है। अब वो ये क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि टी आपका इनपुट है और आउटपुट जो है वो क्या है, वेक्टर है। आउटपुट क्या है, वेक्टर है। यानी आपके पास फॉर एग्जांपल यही वेक्टर है, ये हम ले लेते हैं एग्जांपल नंबर 2 वाला। तो आप टी की वैल्यू फॉर एग्जांपल ओरिजिन पे ले लेते हैं 0 0 0, यानी टी इज इक्वल टू जो है वो आप 0 ले लेते हैं। सॉरी, 0 पे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 नहीं। आप कोई टी जो है टी की वैल्यू आप लेते जाएं जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड है। जाहिर है वो डिफाइंड ऊपर भी हमने देखा है। आप उसकी डोमेन और उसकी बात कर सकते हैं कि डोमेन उसकी क्या है। आप हम इस फंक्शन की बात कर लेते हैं।
फॉर एग्जांपल आप t इज इक्वल टू जो है वो ज़ीरो ले लेते हैं, तो ज़ीरो लेने से क्या होगा, आउटपुट क्या बनेगी, आउटपुट बनेगी, यहाँ पे ज़ीरो पुट करें, ज़ीरो, फिर बनेगा log ऑफ थ्री, जो भी इसका आंसर आता है वो यहाँ पे लिख देंगे log थ्री, और उसके बाद आगे स्क्वायर रूट ऑफ t ज़ीरो। तो अब आपके पास ये वेक्टर बनेगा जब t ज़ीरो है। ठीक है, अब ये जो वेक्टर है ये क्या चीज़ है, ये जाहिर है एक पॉइंट है स्पेस में, और फिर यानी इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या करते हैं, एक पॉइंट को डिटरमिन करते हैं स्पेस में, और फिर हम उसको ओरिजिन से उस पॉइंट तक जो है वो उसका जो पोजीशन है उसका वो पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं। तो अब आप ये देखें, ये आपके पास पॉइंट P है, तो पॉइंट P जो है, जैसे ये आउटपुट, ज़ाहिर है ये आउटपुट है किसी इनपुट के साथ, ये आउटपुट है, तो फिर ये वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेगी, ओरिजिन से जो है वो हम उसको उस पॉइंट तक जो है वो एक वेक्टर जो है वो डिफाइन कर लेते हैं, तो इस तरह से ये वेक्टर बन जाता है। तो अब आप उसी फंक्शन में, जैसे वो मैंने ऊपर पॉइंट बनाया है, आप उस फंक्शन में, वेक्टर फंक्शन में, जैसे अभी मैंने t इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए कि आप और पॉइंट ले लें, फॉर एग्जांपल t इज इक्वल टू वन के लिए ले लें, t इज इक्वल टू 0.5 के लिए ले लें, मुख्तलिफ पॉइंट्स ले लें, और उसके बाद उनको स्पेस में इसी तरह से लोकेट कर लें जैसे ये यहाँ पे ये पॉइंट लोकेट किए गए हैं फॉर एग्जांपल, और उनको आपस में ज्वाइन कर लें, तो वो बनेगी कर्व इन स्पेस। वो क्या बनेगी, कर्व इन स्पेस। अब ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है वो ये क्या कह रहा है कि ये जो कर्व है, दिस इज ट्रेस ऑफ द पॉइंट ऑफ अ वेक्टर। अब ये वेक्टर आर ऑफ टी है। अब आप यूं समझ लें, अब आप इसको चाहे यूं समझें कि एक पॉइंट है जो इस कर्व, ये जो सी है, इसके अलांग मूव करता हुआ आ रहा है, चाहे आप इसको इस तरह से समझ लें या फिर आप इसको इस तरह से समझ लें कि एक पेन है या पेंसिल है, जैसे ये आपके पास, या एक आपके पास वो डंडी है जिसका एक एंड जो है वो ओरिजिन पे फिक्स है, और दूसरा एंड जो है वो आप ऐसे इस तरह से मूव करवाते हुए आ रहे हैं और ये ट्रेस होता जा रहा है। तो ये इस तरह से जो उसने पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी ये वेक्टर की जो टिप है ये इसका ट्रेस है, ये वाला जो कर्व है, तो जाहिर है ये एक साइड जो है वो ओरिजिन पे इसकी फिक्स होगी। तो इसको पढ़िएगा, अगर कोई बात होगी समझने वाली तो आपकी तरफ से पूछने वाली, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ा दूंगा, बता दूंगा। उसके बाद वो कहता है कि डिस्क्राइब द कर्व डिफाइंड बाय दिस वेक्टर फंक्शन, कि ये क्या है। तो उसने ये कहा है कि जी एक्स कंपोनेंट इसका, ये पहला एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, जी कंपोनेंट है, ये उसने एक्स वाई जी कंपोनेंट बना लिए। और आगे वो कहता है कि ये 12 चैप्टर में हमने इसको देखा था, ये इक्वेशन ऑफ लाइन थी। ये क्या थी, इक्वेशन ऑफ लाइन। और इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए ज़ाहिर है एक पॉइंट चाहिए, तो वो कहता है वो इस पॉइंट में से पास कर रही है और पैरेलल टू इस वेक्टर के है। तो ठीक है, ये वो बता रहा है, हमने देख लिया। मज़ीद वो कुछ बात कर रहे हैं, पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, क्या चीज़ है ये। उसको जो मैनिपुलेट करता है उसको दूसरी फॉर्म में लिखता है, आर इज इक्वल टू, ये आपको मैं मिटा के दिखाता हूँ, ये उसको मैनिपुलेट कर रहा है, किसी और शक्ल में लिखने की कोशिश कर रहा है, तो इसको भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में वो कहता है स्केच द कर्व हुज वेक्टर इक्वेशन इज। ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्पल, और इसको आपने लाजमी जो मेरी बात को गौर से समझ लें, गौर से सुन लें, इसमें कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है, बिल्कुल सादा सी जो है वो चीज़ है, और इसको समझ लें तो बस, बाकी हम इसमें और कुछ नहीं हमारे लिए करने वाला। अब आप देखें, अगर मैं इसको तीसरे डायमेंशन को इसका मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो देखें ये क्या चीज़ है, ये cos t और sin t, आप जानते हैं कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब आप t को जो है वो वेरी करते चले जाएं तो क्या होगा, अगर ये आखिरी कंपोनेंट नहीं है तो फिर आपका जो है वो ज़ीरो से लेके आप
2 पाई तक इसको आप वेरी करें टी को, तो आपका जो है वो एक सर्कल पूरा ड्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक सर्कल पूरा ड्रा हो जाएगा। 2 डायमेंशन होगा क्योंकि एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है, और सर्कल भी कौन सा है? ज़ाहिर है 2 डायमेंशन से ही जनरेट होता है एक्स वाई प्लेन में, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आप इसमें तीसरे कंपोनेंट को फिक्स कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आप लिख देते हैं कि यहाँ पे टी की जगह पे आप 3 लिखा हुआ है, आप इसको फिक्स कर देते हैं, टी नहीं है बल्कि 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये सर्कल है, लेकिन किस जगह पे? अब ये स्पेस में आ जाएगा। ये स्पेस में एक सर्कल है, लेकिन स्पेस से मुराद ये है कि वो यानी तीसरा कोऑर्डिनेट उसमें है लेकिन वो फिक्स है, यानी एक प्लेन आ जाएगी जो कि z इज इक्वल टू 3 के ऊपर पड़ी हुई है, और उसमें ये सर्कल ड्रा किया जाए। ठीक है, z इज इक्वल टू 3 के ऊपर एक प्लेन है जिसमें ये सर्कल ड्रा किया जा रहा है। इसको मैं अगर यहाँ पे बना के बताना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल ये z डायरेक्शन में 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, तो 3 के ऊपर आप एक प्लेन बना लेंगे इस पॉइंट के अबाउट, और कहेंगे कि इसमें एक सर्कल पड़ा हुआ है। ठीक है, ये इस फिगर से मैंने बस सिर्फ हेल्प लिया है कोऑर्डिनेट के हवाले से, बाकी और कोई इसमें नहीं, इसके मिक्स नहीं करना किसी चीज़ के साथ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि अगर आपके पास जो है वो ऐसे ही है जैसे कि ये टी लिखा हुआ है, तो क्या होगा? देखें, जब आप t इज इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या होगा? cos 0 1, sin 0 0, और ये वाला भी 0, तो पॉइंट क्या बनेगा? 1 0 0। तो देखें ये पॉइंट कहाँ पे बनेगा? ये फिगर, इसका ग्राफ बना हुआ है, तो ये आपके सामने जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा है 1 0 0। अब आप इसमें ये देखें कि अगर आप थोड़ी देर के लिए अब आप पॉइंट जो है वो अदर देन 0 लेते हैं तो क्या होगा? काज ये कंप्यूट हो जाएगा, ये कंप्यूट हो जाएगा, तो देखें तीसरा कंपोनेंट भी जनरेट हो जाएगा। अदर देन 0 लेंगे जी डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल आप 0.5 ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब आप ये वाला पॉइंट कैलकुलेट कर लिए ये कंपोनेंट्स, तो तीसरा कंपोनेंट भी उसमें जो है वो आ जाएगा जो कि हाइट के ऊपर होगा। इसका मतलब ये है कि जो सर्कल है वो पॉइंट्स आ तो सर्कल के अलॉन्ग रहे हैं, लेकिन तीसरा डायमेंशन भी उनका जनरेट हो रहा है। तो अब आप ये देखें कि ये एक आपको ये जो रेड कर्व नज़र आ रहा है कि पहला पॉइंट जो है वो जहाँ पे है अगला पॉइंट उससे ऊपर उठ रहा है और मुसलसल इस तरह से ऊपर उठते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से ये आपका जो है ये जो वेक्टर फंक्शन है ये स्पाइरल बनाता है, या इसको वो नाम देता है कि ये हेलिक्स है। तो ये इक्वेशन जो है ये हेलिक्स की इक्वेशन है। ये जो वेक्टर फंक्शन है ये किसको जनरेट कर रहा है? ये हेलिक्स को जनरेट कर रहा है। तो इसकी वजह सिर्फ वही है जो मैंने बताई है कि टी जो है वो इसमें नॉन जीरो है। टी जीरो हो या जीरो है तो जाहिर है कांस्टेंट है, 1 है 2 है 3 है, जाहिर है कांस्टेंट है, फिर तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। अदरवाइज हर पॉइंट जो है वो जैसे जैसे आप टी को वेरी करते जाएंगे ये पॉइंट तो जनरेट होंगे होंगे, तो ये जो है वो जी डायरेक्शन में जो है वो उसको जी डायरेक्शन में भी चेंजिंग लाता जाएगा। तो सर्कल जो है वो किसी एक ख़ास प्लेन में नहीं बनेंगे। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ एक्चुअली। तो बस फिर वो क्या बनेगा, वो इस तरह की शेप बन जाएगी, और ये मुसलसल जो है वो जी डायरेक्शन में भी उठता चला जाएगा। अगर आप इसका जी कंपोनेंट जो है वो ख़त्म कर दें, मिसाल के तौर पे आप क्या करें, यहाँ पे ऐसे ज़रा ज़ोर लगाएं इस जगह पे, ऊपर स्पाइरल के ऊपर ज़ोर लगाएं जैसे स्प्रिंग होता है, तो फॉर एग्जांपल ये एक दूसरे के साथ जो है वो फिक्स हो जाते हैं और यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है सारा। और अगर हम उसकी डायमेंशन को इग्नोर कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि अब ये सर्कल है। तो बहरहाल जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो मेरी बात मुकम्मल हो गई है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर ये 4 थी, 4 हमने कर ली, 5 को रहने दें, 5 को ना करें।
और ये जो एग्जांपल नंबर 6 है, इसको बस आप सॉल्व ना करें, लेकिन इसको ज़रा पढ़ लें और समझ लें कि वो पूछ क्या रहा है, बता क्या रहा है, अपने तौर पे इसको ज़रा देख लें। और इसी तरह से ये जो ग्राफ जनरेट हुए हुए हैं, ये सामने बने हुए हैं, ये वेक्टर फंक्शन का ही आउटपुट है। बस इनको अपने वैसे ही इसको ज़रा देखने के लिए आप इनको एक नज़र आप इसको देख लीजिएगा। और इसके क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस आपने करने हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।